हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट। एमपीपीएससी 2020 और स्टेट पीएससी के लिए टॉपिक वाइज ये मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, जिसमें कि लगातार मैं हर रोज हर बार एक नया वीडियो लेके आता हूं। और आज का ये एक नया लेक्चर है जो कि लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 पर आधारित मैंने ये कंप्लीट किया हुआ है। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। और एमपीपीएससी 2020 में अभी जो नया सिलेबस ऐड हुआ है 2020 में, जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने नया सिलेबस जारी किया है, उसमें लोकपाल और लोक आयुक्त के बारे में भी क्वेश्चंस बनने की संभावना पूरी है। तो वो सारे विद्यार्थी जो कि एमपीपीएससी 2020 की तैयारी कर रहे हैं, वो मेरे इस लेक्चर को पूरा कंप्लीट देखिए। इसमें पूरी की पूरी डिटेल में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ लोकपाल और लोक आयुक्त अधिनियम 2013 के बारे में। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और लगातार मेरे टॉपिक वाइज इस तरीके के लेक्चर चल रहे हैं। तो स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। ऑल का आपको रेडियो बटन क्लिक करना है, देन उसके बाद में सब्सक्राइब का बटन क्लिक करेंगे तो आपको सारे नोटिफिकेशन मिलेंगे जो भी वीडियोज मैं बनाऊंगा। तो लगातार देखते रहिए और मेरे वीडियोस को आप लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक, और साथ में ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे, जिससे कि अन्य वो सारे विद्यार्थी जो कि इस तरीके के टॉपिक को मिस कर रहे हैं, तो वो भी देखकर ये पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट इसके क्लियर हो पाएंगे। तो लगातार चल रही है कमीशंस, जितने भी हैं सारे कमीशंस पर भी मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनको भी देखिएगा। तो टॉपिक वाइज चल रहा है और आज का इस लेक्चर को आप कंप्लीट देखिएगा लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के लिए। चलिए शुरू करता हूं। आइए समझते हैं लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 बना कैसे और इसके पीछे जो हिस्ट्री है वो है क्या। एक्चुअली में हुआ क्या, लोकपाल विधेयक उच्च पदों में जो भ्रष्टाचार होता है, ठीक है ना, उस पर लोक अधिकारियों के विरुद्ध जो भ्रष्टाचार संबंधित एक तंत्र स्थापित किए जाने की मांग शुरू से चली आ रही थी, ठीक है ना। उसके मद्देनजर सरकार ने भारत सरकार के 5 नामित मंत्रियों के साथ में, मतलब इसकी हिस्ट्री है कि किस तरीके से ये बना गया, ठीक है ना। तो काफी समय में कांग्रेस की सरकार थी, उस समय ही 5 नामित मंत्रियों के साथ में अन्ना हजारे और 5 नामित व्यक्तियों की संयुक्त रूप से एक प्रारूप समिति बनाई गई और जिसमें कि लोकपाल विधेयक का एक प्रारूप तैयार करने के लिए एक गठन किया गया इस समिति का। इस समिति का नाम जरूर याद रखिएगा। इसमें 5 नामित मंत्री थे, ठीक है ना, 5 मंत्री थे इसमें। और अन्ना हजारे जिन्होंने कि लोकपाल लोकपाल के लिए पूरा प्रदर्शन किया था और उस समय काफी ज्यादा भीड़ इकट्ठी की थी दिल्ली में, रामलीला मैदान में। तो उस समय की बात है। तो उस समय ये पूरी की पूरी समिति बनाई गई, ठीक है ना। 5 मंत्रियों के साथ में अन्ना हजारे भी थे उसमें। और उसके बाद में लोकपाल विधेयक के लिए प्रारूप तैयार करने के लिए ये समिति का गठन किया गया। उपयुक्त समिति की सिफारिश पर विचार करने के बाद में सरकार ने, एक्चुअली क्या ना, जो लोकपाल था वो उसका विधेयक पहले से ही पारित किया गया था, लेकिन काफी हल्का था, कमजोर बनाया गया था। इस कारण से इस पुराने वाले लोकपाल पर विचार करने के बाद में लोकसभा में जो लंबित लोकपाल विधेयक था 2011 का, उसको वापस लिया गया। और फिर क्या किया, केंद्र में लोकपाल और राज्य स्तर पर लोकायुक्त संस्थानों की स्थापना हेतु, ठीक है ना, केंद्र मतलब कि केंद्र सरकार के अधीन में वहां पर लोकपाल होगा और राज्य स्तर पर लोकायुक्त की संस्थानों की स्थापना करने हेतु 22 दिसंबर 2011 को लोकसभा में एक नया और व्यापक लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक 2011 लेके आई। ये जरूर ध्यान रखिएगा, लोकपाल केंद्र सरकार के लिए, लोकायुक्त राज्य सरकार के लिए। तो ये विधेयक फिर बाद में दोबारा से इसको अमेंडमेंट किया उसमें पूरे प्रारूप में। उसके बाद में ये एक नया प्रारूप लेके ये विधेयक दोबारा से लेकर आई, ठीक है ना, कहां पर, लोकसभा में। अच्छा, इस विधेयक में राष्ट्र के लिए केंद्र तथा राज्य दोनों स्तर पर एक रूपता, सतर्कता और भ्रष्टाचार विरोधी एक मानचित्र का इसमें प्रावधान दिया गया कि किस तरीके से ये सारी जो समस्याएं भ्रष्टाचार की, इससे निपटान किया जाए। ये विधेयक अभियोजन तथा अवशेषण, अवशेषण मतलब जांच, को एक दूसरे के लिए विलगत करते हुए हितों के परस्पर विरोध को दूर करता है और तथा विशेषज्ञता की परिधि का विस्तार करता है। मतलब इसमें वो सारे फैक्ट्स, वो सारी एलिजिबिलिटी इसमें डाली गई जिससे कि इस अधिनियम को मजबूत किया जा सके। आइए अब समझते हैं लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013। सबसे पहले 18 दिसंबर 2013 को ये जो अधिनियम है ये लोकसभा में
उसके बाद में 17 दिसंबर 2013 को राज्यसभा में पारित किया गया। क्योंकि कोई भी अधिनियम सबसे पहले पारित होता है तो सबसे पहले लोअर हाउस में होता है, और लोअर हाउस क्या है, वो है लोकसभा। लोकसभा में सबसे पहले पारित किया जाता है क्योंकि वहां पर जनता से चुने हुए प्रतिनिधि जाते हैं और सबसे पहले वहां पारित होता है। उसके बाद में राज्यसभा में उसको पारित करना पड़ता है। जब तक कि दोनों लोअर हाउस और अपर हाउस दोनों में कोई विधेयक पारित नहीं हो तब तक वो बिल पारित नहीं होता है फाइनल रूप में, उसमें राष्ट्रपति की मोहर नहीं लगती है। इसलिए 18 दिसंबर 2013 को लोकसभा में और 17 दिसंबर 2013 को राज्यसभा में पारित किया गया। यानी कि इसमें सबसे पहले राज्यसभा में ये पारित हुआ, उसके बाद में फिर लोकसभा में, यानी इसमें अपोजिट हुआ। सबसे पहले राज्यसभा में ही एक दिन पहले हो गया था, फिर 18 दिसंबर को केंद्र में किया गया, मतलब कि लोअर हाउस में। ठीक है ना, सबसे पहले अपर हाउस में हुआ और उसके बाद में लोअर हाउस में किया गया। ठीक है। अगला फैक्ट, देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा संसद द्वारा पारित लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक 2013 को 1 जनवरी 2014 को इसमें अनुमति प्रदान की गई थी। इस अनुमति से यह विधेयक अधिनियम बन गया, जो कि 1 जनवरी 2014 को जो राजपत्र होता है जिसमें कि इसको छापा जाता है, प्रिंट किया जाता है, उसमें प्रकाशन के बाद में इसको प्रवृत्त किया गया, मतलब इसको पारित किया गया। आइए अब समझते हैं इस अधिनियम की जो प्रमुख विशेषता है वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहली, देखिए केंद्र में तो लोकपाल का काम होता है, तो लोकपाल रहेगा, और राज्य स्तर पर लोकायुक्त का प्रावधान इसमें किया गया, जैसे कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में ही ये पूरा एक्सप्लेन किया है। लोकपाल में एक अध्यक्ष होगा और अधिकतम यहाँ पर 8 सदस्य होंगे, जिसमें 50% इसमें न्यायिक से जुड़े हुए, यानी कि न्याय व्यवस्था से जुड़े हुए सदस्य होंगे, यानी कि जिन्होंने कानून की, जिनको जानकारी होगी, कानून के ज्ञाता होंगे, जिन्होंने एलएलबी किया होगा, कानून की डिग्री लेके रखी होगी, वो इसमें 50% इसमें सदस्य होंगे। यानी कि 8 सदस्य में से 4 कानून के ज्ञाता होंगे और 4 अन्य होंगे और 1 सदस्य होगा, यानी कि टोटल 1+8 की ये टीम होगी जो कि लोकपाल के लिए काम करेगी। आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी के बारे में। अगर आप एमपीपीएससी और एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लाया है फ्री टेस्ट। आइए जानते हैं ये कौन कौन से टेस्ट हैं और आप इनको देकर अपनी तैयारी को कैसे मजबूत कर सकते हैं। यह टेस्ट दे सकते हैं वो भी फ्री में। जो भी बच्चे एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए अनअकैडमी लाया है चैंपियनशिप टेस्ट सीरीज। यह टेस्ट सिर्फ आपकी तैयारी पूरी नहीं कराएगा, उसके साथ साथ मौका देगा अनअकैडमी का 1 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन जीतने का। बस आपको टॉप 3 में आना है और किसी भी एग्जाम को पास करना है। जो बच्चे एमपी पुलिस और एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं उनको भी निराश होने की जरूरत नहीं है, आपके लिए भी सिमिलर अपॉर्चुनिटी है। आज ही हिस्सा लीजिए और अपनी तैयारी को मजबूत करें, पाए मौका अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन जीतने का। आइए अब जान लेते हैं अनअकैडमी के प्लस बैचेस के बारे में, जो आपकी जरूरत के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट हैं। जी हाँ, अब अनअकैडमी के साथ अपने प्रिपरेशन की जरूरत के अनुसार बैच ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी एमपीपीएससी प्रीलिम्स में सिलेक्शन पक्की कर सकते हैं। यह सारे बैचेस जल्द ही शुरू हो रहे हैं और अपनी प्रिपरेशन में आप जहां पर भी हैं वहां से आपको बहुत मदद करने वाले हैं। जो बच्चे एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 की तैयारी कर रहे हैं ध्यान से सुनिए। आपकी तैयारी के लिए अनअकैडमी ने लॉन्च किया है अचीवर बैच, जिसमें आपको एमपीपीएससी का कंप्लीट मार्गदर्शन मिलेगा, वो भी एमपीपीएससी के टॉप एजुकेटर से। यह बैच 18 फरवरी से शुरू हो चुका है, अभी भी देरी नहीं हुई है, आज ही ज्वाइन करें। इस कोर्स का कोड मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां से आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। जो बच्चे एमपीपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस 2020 की तैयारी इंग्लिश मीडियम में कर रहे हैं वो ध्यान से सुनिए। आपकी तैयारी के लिए अनअकैडमी ने लॉन्च किया है फाउंडेशन बैच, जिसमें आपको एमपीपीएससी का कंप्लीट मार्गदर्शन मिलेगा, वो भी एमपीपीएससी के टॉप एजुकेटर से। यह बैच 18 फरवरी से शुरू हो चुका है, अभी भी देरी नहीं हुई है, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका भी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां से आप क्लिक करके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं।
जो बच्चे एमपीपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस 2020 की तैयारी हिंदी में कर रहे हैं वो भी ध्यान से सुनिए। आपके लिए अनअकैडमी ने लॉन्च किया है लक्ष्य एमपीपीएससी फाउंडेशन बैच, जिसमें आपको एमपीपीएससी का कंप्लीट मार्गदर्शन मिलेगा, वो भी एमपीपीएससी के टॉप एजुकेटर से। ये बैच 19 फरवरी से शुरू हो चुका है, अभी भी देरी नहीं हुई है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका भी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अनअकैडमी में इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाते हैं, तो आज ही ज्वाइन करें, देरी किस बात की है, और अपना लक्ष्य हासिल करें। और जब आप ज्वाइन करेंगे तो मेरा कोड यूज करना मत भूलिएगा। जैसे ही आप मेरा कोड यूज करेंगे इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलेगा। मेरा रेफरल कोड है हरदयाल कुशवाहा, जो कि कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है। तो जल्द ही इस ऑफर का फायदा उठाइए, आखिरी कुछ दिन ही शेष रह गए हैं। 1 मार्च से ये डिस्काउंट 10% से घटकर 5% हो जाएगा। तो आज ही सब्सक्राइब करें और मेरा रेफरल कोड लगाना मत भूलिएगा। जैसा कि मैंने बताया आपको, मेरा रेफरल कोड है कैपिटल लेटर में जो आपको लिखा हुआ है, हरदयाल कुशवाहा। अगला पॉइंट, लोकपाल में जो 50% जो सदस्य होंगे वो उसमें रिजर्वेशन होगा। ठीक है, तो उसमें क्या अनुसूचित जाति व जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और महिलाओं का होगा, यानी कि 50% आरक्षण रहेगा इसमें। और आरक्षण के तहत अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और महिलाओं के इसमें सदस्य होंगे। लोकपाल के गठन से संबंधित जो चयन होगी, चयन की जो समिति होगी वही चयन करेगी किसका, लोकपाल के अध्यक्ष का, और सदस्यों का चयन वही करती है। ठीक है ना, वही करेगी। अच्छा, इसमें जो सदस्य होंगे मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया, इसमें 4 सदस्य जो होंगे वो लीगल यानी कि कानून की ज्ञाता होंगे पूरी, और 4 जो होंगे उसमें होंगे, देखिए, प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा के विपक्ष का नेता, और भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय का वर्तमान न्यायाधीश, और चयन समिति के 4 सदस्यों द्वारा दी गई सिफारिशों के आधार पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित प्रख्यात विधिवक्ता। ठीक है ना, जो विधिवक्ता यानी कि जो न्याय की जानकारी रखते हों, कानून की जानकारी और विधि के बारे में पूरा नॉलेज रखते हों, वो राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरे सदस्य होंगे लोकपाल में। ठीक है। अच्छा, लोकपाल में कौन लोग नहीं होंगे ये भी पता होना चाहिए आपको। ठीक है ना, एक तो क्या, सांसद इसमें लोकपाल में सदस्य नहीं बन सकता, और जो विधायक होते हैं, राज्य के जो विधायक होते हैं राज्य सरकार के, वो इसमें लोकपाल में हिस्सा नहीं लेते सदस्यों में। भ्रष्टाचार का कोई दोषी व्यक्ति हो वो इसमें सदस्य नहीं बन सकता। साथ ही साथ 45 से कम का कोई व्यक्ति हो, 45 साल की उम्र से कोई कम का व्यक्ति हो जिसकी उम्र 44 वर्ष हो, वो इस लोकपाल की जो कमेटी है उसमें सदस्य नहीं बन सकता। अगला फैक्ट, इसमें कार्यकाल दिया हुआ है। अध्यक्ष और सदस्यों का जो कार्यकाल होगा वो सामान्यतः 5 वर्ष या फिर 70 वर्ष तक की आयु तक होगा, यानी कि इसमें से कोई भी पहले अगर समाप्त हो जाता है तो अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना, लोकपाल के अध्यक्ष और इनके सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के द्वारा हटाया जा सकता है, यानी कि इसमें अगर लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाना है तो राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय इसको हटा सकता है। लेकिन ऐसा निर्देश सर्वोच्च न्यायालय तभी देगा जब राष्ट्रपति के द्वारा 100 सदस्यों के द्वारा, ठीक है ना, जो संसद के 100 सदस्य यानी कि संसद में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ठीक है ना, उसकी जो 100 सदस्यों से द्वारा प्रस्ताव द्वारा ये राय मांगी जाए, तभी उसी स्थिति पे सर्वोच्च न्यायालय अध्यक्ष और सदस्यों को हटा सकता है। ठीक है। अगला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा क्योंकि ये पॉइंट्स पर ही क्वेश्चन बनेंगे। लोकपाल के दायरे में कौन कौन आएगा? देखिए, लोकपाल के दायरे में एक तो प्रधानमंत्री, ठीक है, और साथ ही साथ सभी श्रेणी के सरकारी कर्मचारी, विदेशी अनुदान अधिनियम के तहत संदर्भ में जो विदेशी स्रोत, जो जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में FCRA, ठीक है ना, उसके संदर्भ में विदेशी स्रोतों से 10 लाख रुपए से अधिक का अनुदान प्राप्त करने वाले संगठन, ठीक है ना, और केंद्र सरकार द्वारा पूर्ण और अंशित वित्तीय पोषित निगम, प्राधिकरण, कंपनी, सोसाइटी और स्वायत्त निकाय, ये भी इसमें जो लोकपाल के दायरे में आएंगे। अगला फैक्ट, जांच एजेंसियां,
सीबीआई सहित किसी भी जांच एजेंसी को भ्रष्टाचार की जांच के निर्देश देने के अधिकार में होगा लोकपाल। जो लोकपाल है वो सीबीआई से भी जांच करा सकता है अगर भ्रष्टाचार के बारे में जांच करवाने के लिए जरूरत पड़ती है तो, ठीक है। और भ्रष्टाचार से जरिए जो भी अर्जित संपत्ति है उसको कुर्क और जब्त करने का भी प्रावधान इस अधिनियम में किया गया। और भ्रष्टाचार, लोकपाल क्या है? भ्रष्टाचार के 7 वर्ष पुराने जितने भी मामले हैं वो जांच करने का अधिकार लोकपाल को नहीं होगा, ये अधिनियम में बनाया गया। यानी कि 7 वर्ष से पहले की, यानी कि अगर कोई 6 वर्ष पुराना भी मामला है तो उसको लोकपाल भ्रष्टाचार के दायरे में उसकी जांच कर सकता है, लेकिन 7 वर्ष से अधिक पुराने मामले का अधिकार लोकपाल के अंदर में नहीं आएगा, लोकपाल उसकी जांच नहीं करेगा। अगला पॉइंट है सजा पर। झूठी या दुर्भावना से की गई कोई भी शिकायत होगी तो उस पर शिकायतकर्ता को अधिनियम के तहत 1 वर्ष की सजा या अधिकतम 1 लाख रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान किया है। अगर किसी व्यक्ति ने किसी इस तरीके के प्रावधान में किसी इस तरीके के लिहाजे में आकर किसी दुर्भावना में आकर शिकायत करता है और गलत शिकायत देता है तो उस सामने वाले व्यक्ति पर अगर ये पूरा का पूरा तय हो जाता है कि उसने गलत तरीके से दुर्भावना से इसकी शिकायत की है तो उस पर 1 वर्ष की सजा का प्रावधान और 1 लाख रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान लोकपाल विधेयक में किया गया है। अगला पॉइंट है लोकपाल कार्यालय में जब नियुक्ति खत्म हो जाएगी किसकी? अध्यक्ष और सदस्यों की, ठीक है ना। अगर वो वहां पर अपने कार्यकाल समाप्त होने के बाद में उस पर जो कि अध्यक्ष है और सदस्य लोकपाल में रहे हैं, लोकपाल की कमेटी में, तो उन पर कौन कौन से प्रतिबंध होंगे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अध्यक्ष और सदस्य के रूप में उनकी पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती है, यानी कि दोबारा से वो ना अध्यक्ष बन सकता है ना ही वो सदस्य बन सकता है। साथ ही साथ इन्हें कोई कूटनीतिक जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती है बाद में जब वो उस पद पर नहीं होते हैं तो दोबारा से। और केंद्र शासित प्रदेशों में कोई भी प्रशासनिक रूप से इनकी नियुक्ति नहीं होगी, यानी कि वो केंद्र शासित प्रदेशों में भी कोई गवर्नर या लेफ्टिनेंट जनरल बन के नहीं जा सकता है ना। इन्हें ऐसे कोई भी जिम्मेदारी या नियुक्ति नहीं दी जा सकती है जिनके लिए राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मोहर से वारंट जारी करना पड़े, यानी कि राष्ट्रपति का कोई भी हस्ताक्षर इनके जरिए कोई नियुक्ति इनको और कोई भी ऐसा वारंट जारी करना पड़े, ऐसी कोई भी नियुक्ति नहीं दी जा सकती है अगर वो अध्यक्ष और सदस्य के पद से वो हट चुके हैं या फिर उनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद में उनकी पुनर्नियुक्ति करने का कोई प्रावधान इसमें नहीं है किसी भी सरकारी विभाग में, ठीक है। अगला पॉइंट, अगर लोकपाल अपना पद छोड़ता है और सदस्य अपने पद छोड़ते हैं तो पद छोड़ने के 5 वर्ष तक, ठीक है ना, कोई भी अध्यक्ष हो या सदस्य हो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद के किसी भी सदन या फिर राज्य विधानसभा, निगम या पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकता है वो, ठीक है। और अधिनियम लागू होने के 365 दिनों के अंदर, यानी कि पूरे साल भर 1 साल के अंदर में राज्य विधानसभा द्वारा कानून के माध्यम से लोकायुक्तों की नियुक्ति अनिवार्य होगी, यानी कि जैसे ही ये विधेयक लागू हुआ उसके 1 वर्ष के भीतर लोकायुक्त का जो पद है वो भरना बहुत जरूरी है सभी राज्य सरकारों में, यानी कि राज्य विधानसभाओं में, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये थे लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 पर जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य, इंपॉर्टेंट पहलू, इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि मैंने आपके सामने रखे। वीडियो आपको कैसा लगा? आपके कमेंट मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं। साथ ही साथ आप मेरी इस वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ में शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि वो सारे परीक्षार्थी जो कि एमपीपीएससी या अदर स्टेट की पीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो सारे विद्यार्थी मेरी इस वीडियो को देखकर लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के बारे में जान सकें और समझ सकें, क्योंकि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑल दीज आर पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग एग्जामिनेशंस। सो गाइज, ये था पूरा कंप्लीट वीडियो। लगातार टॉपिक वाइज अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, जिससे कि आपको एक भी वीडियो जो टॉपिक वाइज में बना रहा हूं मिस ना हो और सारी वीडियोज आपको मिलते रहें। तो करना क्या होगा, आपको ऑल का जो रेडियो बटन है वो सिलेक्ट करना है, देन उसके बाद में ही सब्सक्राइब का बटन क्लिक करना है, जिससे कि आपको
सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलेंगे और एक भी मिस नहीं कर पाएंगे। तो जय हिंद दोस्तों, कल फिर मैं आपको अगले टॉपिक या अगले कॉन्सेप्ट पे वीडियो लेके आऊंगा। तब तक आप ट्यून करके देखिए मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट, और वो सारे वीडियोस जो कि आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। एवरी वीडियो आप मेरे चैनल के माध्यम से देख सकते हैं, चाहे वो स्टैटिक जीके हो या फिर करंट अफेयर्स। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।